जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई, कोई सीनियर जूनियर का लिहाज ना रखते हुए रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, फर्स्ट कम के हिसाब से मैं कवियों को बुलाऊंगा और जिनके जिनके परिचय यहाँ पर ऑफिशियली प्राप्त हुए हैं उनके मैं परिचय पढ़ के भी सुनाऊंगा, और जिनके नहीं हैं वो कृपया कम से कम अपने गांव का नाम बता दीजिएगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, जो नेटिव विलेज है आपका जो भी। तो पहली कवियत्री आ रही हैं हमारे सामने, मंजू दीप्ति। इनका एड्रेस लिखा है विलेज कानम, पू तहसील के विलेज कानम से ये मंजू दीप्ति हमें अपनी कविता सुनाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लगभग 6 मिनट का हमने इनिशियली टाइम रखा है, 6 मिनट के अंदर 2 छोटी कविताएं या एक लंबी कविता आप सुना सकते हैं, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एक से एक राउंड और चलेगा, उसमें आप अन्य कविताएं भी कह सकती हैं। आइए मंजू जी प्लीज। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम मंजू दीप्ति, मैं कानम गांव से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपनी छोटी मोटी पंक्तियों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रशासन का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करती हूँ। समय न लेते हुए मैं अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं किन्नौरी दुल्हन हूँ। इसमें मैंने किन्नौरी दुल्हन के मूल स्वरूप का अंश इधर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। त्रुटियां रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं किन्नौरी दुल्हन हूँ। किन्नौर के सीढ़ी नुमा बागानों में ओगला फाफड़ा उगाते हुए, कुदाली से मिट्टी की उलट पलट करते हुए, मिट्टी की प्रेम भरी उपटन हर दिन मैं लगाती हूँ। मुझे मेरे विवाह उत्सव पर कोई मेहंदी हल्दी नहीं सुहाती है। मेरे विवाह उत्सव की तैयारी में घर आंगन सजाकर घर की दीवारों को अपने हाथों से रंगकर मायके में अपनी मधुर स्मृतियों की अमिट छाप छोड़ जाती हूँ। सूरज की पराबैंगनी किरणों की तपिश से, बर्फ की शीतल फाहों से सुर्ख हुए मेरे गालों की लालिमा पर मैं इतराती हूँ। मैं विवाह उत्सव पर पार्लर में चेहरे के 2 दिन की चमक के लिए अपने माता पिता का परिश्रम नहीं लुटाती हूँ। मेरे विवाह पर दुनिया के हर रत्न जड़ित लहंगे फीके पड़ जाते हैं। अपनी माँ के हाथों से बनाए दोड़ो टोपी चोली गाची किन्नौरी परिधान में मैं अद्भुत सुंदर दुल्हन बन जाती हूँ। मैं विवाह उपरांत साधारण कपड़ों में भी बहुत सुंदर दुल्हन कहलाती हूँ। मैं विवाह के दौरान शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, जब मैं वस्त्रों से अधिक अपने गुण संवारती हूँ। मैं प्री वेडिंग फोटोशूट में व्यर्थ समय न गंवाकर अपने घर परिवार संग मिल बैठकर उनकी मधुर स्मृतियों के छायाचित्र अपने हृदय के एल्बम में उतार लेती हूँ। किन्नौर की जीवन शैली में ऐसे रम जाती हूँ, नहीं करवाती हूँ मैं कोई महंगी केश सज्जा। विवाह उत्सव पर मैं एक पुश्तैनी हेयर स्टाइल बनाकर उन महीन चोटियों में अपनी सखियों के संग गुजरी बचपन की मधुर स्मृतियाँ गूंथ लेती हूँ। मैं विवाह उत्सव पर अपने हाथों पर नहीं रचाती हूँ भरी बाहों में मेहंदी। मेरे विवाह पर मैं विवाह की तैयारी में अनवरत जुटे मेरे अपने हाथों से बस मैं परिश्रम की भाषा रेखांकित करती हूँ। मैं भारी सोने चांदी के आभूषणों से लद कर घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के सानिध्य में पारंपरिक लोक नृत्य की एक परिधि में शामिल हो अपनी माता के आंचल से रोते बिलखते अपने मायके की देहरी को माथे से लगाकर घर से विदा हो ससुराल को आती हूँ। ससुराल की चौखट पर मेरी सासू माँ अनाज के भरे बर्तन में दीप प्रज्वलित कर मेरा हाथ थाम कर करवाती है मेरा गृह प्रवेश। मैं पूरे घर को उजियारा कर 7 फेरों के बिना भी विवाह के पक्के बंधन में बंध जाती हूँ। मैं विवाह के पश्चात किसी हनीमून के लिए किसी पर्यटन स्थल पर नहीं जाती,
अपने घर के सेब बागानों में, खेत खलिहानों में, इस स्वर्ग से सुंदर भूमि पर प्रकृति को अनवरत जीवन भर निहारती हूँ। हाँ, मैं किन्नौरी दुल्हन हूँ। मैं माथे पर अपनी संस्कृति की बिंदी, मांग पर पहाड़ों की कठिनतम जीवन शैली का सिंदूर सजाकर गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। अभिमान है मुझे, मैं दुनिया की सबसे अलग, सबसे सुंदर, अप्रतिम किन्नौरी दुल्हन बन जाती हूँ। धन्यवाद। मेरी एक दूसरी कविता का शीर्षक है रोक सको तो रोकना ये महात्रासदी। पर्वत अनुभव करते हैं प्रेम, पर्वत लुटाते हैं प्रेम, पर्वत सुनते हैं, पर्वत बोलते भी हैं। कभी करना यात्रा इन पर्वतों के साथ, संग संग ये भी न चले तो कहना। लेकिन आज ये पर्वत मौन है, इनके मौन में भरी है ना जाने कितनी संवेदनाएं, कितनी पीड़ाएं, कितने चित्कार। पर्वतों की ऊर्जा से पोषित होकर हम सभी जीवित हैं आज यहाँ किन्नौर वासी। इसकी तलहटी में उगे अमूल्य औषध देवदार, चिलगोजा, गुच्छी, सेब, नाशपाती, खुमानी, ओगला, फाफड़ा अब हम दोबारा नहीं उगा पाएंगे। त्रस्त है, शोषित है आज ये पर्वत, रोकी जा रही है परियोजनाओं के कारागृह में इसकी निर्मल सतलुज की जलधार। विद्युत उत्पादन की कृत्रिम चमक तले रौंदी जा रही है प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता। धकेला जा रहा है इन पर्वतों पर बसे मकानों को घोर काल कोठरी में। आज विकास क्रम में भूल गया है मानव सा होना। हे मानव, तुम रोक कर तो देख लो ना कभी अपनी भी शिराएं, तोड़ कर तो देखो ना अपनी भी धमनियां, अपने हृदय को भेद कर तो देखो ना कभी, क्या तुम कभी जीवित रह पाओगे? तुम नहीं जानते मेरे मौन में छुपे हुंकार को, प्रलय की बाढ़ बनकर ना बहूं तो कहना। सुन नहीं पाओगे चट्टानों की गर्जना, फिर कभी बस नहीं पाएगी इन पर्वतों पर कोई मानव सभ्यता। आज अनुभव कर सको तो करना मेरा ये अथाह प्रेम, रोक सको तो रोकना पर्वत पर बसे मेरे सुंदर किन्नौर की धरती की ये महात्रासदी। धन्यवाद। समय अगर होगा तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मंजू जी, बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने। लोक संस्कृति का विमर्श था इसमें, जबकि विमर्श को कविता के अंदर ले आना सबसे कठिन काम होता है। आपने कोशिश की, थोड़े विवरण ज़्यादा थे, लेकिन इस बहुत खूबसूरत कोशिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी कविता है, इसको आप और डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कविता के अंदर फोकलोर का विमर्श आ रहा है, ट्राइबल आइडेंटिटी का विमर्श आ रहा है। कल जो सब बातें कर रहे थे हम, जिन चीज़ों से खतरा महसूस हो रहा था, अभी तक ये चीज़ें कविता में नहीं आ रही थी। आ भी रही थी तो स्लोगन की तरह आ रही थी, नारे की तरह आ रही थी। कविता के अंदर नारा आना कभी कभी अच्छा होता है क्रांति के लिए, एक्टिविज्म के लिए, लेकिन लगातार ही नारा आए तो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये विमर्श आप लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता का। और बहुत आगे इस चीज़ को बढ़ाइए, आप इस विमर्श को ले आइए। अगली कवयित्री हैं रचना। गांव का नाम सबने लिख रखा है, वीपीओ चगांव, तहसील निचार। आइए रचना जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज मुझे आप लोगों के समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैंने इससे पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है और अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है, तो मेरी गलतियां माफ़ कर देना। मेरी कविता का शीर्षक है अब शहर होने लगे हैं। तुम गांव ज़रा देर से आए हो, तुम गांव ज़रा देर से आए हो, अब गांव में शहर के निशान मिलने लगे हैं। तुम गांव ज़रा देर से आए हो,
अब गांव में शहर के निशान मिलने लगे हैं। मिट्टी के पथ, लक्कड़ के मकान अब कम दिखने लगे हैं। मिट्टी के पथ, लक्कड़ के मकान अब कम दिखने लगे हैं। आम बोली अब भूलने लगे हैं। गांव अब शहर होने लगे हैं। विदाई गांव की कैसे हो ये धीरे धीरे बदलने लगे हैं। विदाई गांव की कैसे हो ये धीरे धीरे बदलने लगे हैं। जंगल की तब्दीली हुई है खेत खलियानों में। जंगल की तब्दीली हुई है खेत खलियानों में। अब गांव में व्यापार होने लगे हैं। अब कौन उगाता है फसल अपने लिए। अब कौन उगाता है फसल अपने लिए। सारे फसल बाज़ारों में नीलाम होने लगे हैं। शहर की चकाचौंध में गांव गुमनाम होने लगे हैं। अब गांव सरेआम शहर होने लगे हैं। अब मेरी दूसरी कविता है माँ के ऊपर। सबको चैन से सुलाकर अक्सर वो माँ आधी नींद में उठ जाया करती है। सबको चैन से सुलाकर अक्सर वो माँ आधी नींद में उठ जाया करती है। हर काम बखूबी बिन थके करती है। देखो फिर भी कितनी आसानी से फ़र्ज़ निभाती है। हर काम हो जाता है जैसे आशीर्वाद हो किसी देवी का। हर काम हो जाता है जैसे आशीर्वाद हो किसी देवी का। कितना मुश्किल होता होगा ना माँ का यूं देवी हो जाना। कुछ दर्द बतलाती ही नहीं, कुछ दर्द बतलाती ही नहीं। अभी काम बहुत है न जाने कैसे हर दर्द टाल लेती है। अगर चुभ जाए कोई तिनका भी कांटा भी अपनी संतान को। अगर चुभ जाए कोई कांटा भी अपनी संतान को। देखो कैसे बेचैनियाँ जताती है जैसे बह गया हो लहू अपने ही किसी अंग से। सुबह से शाम तक का ब्यौरा अगर लें, सुबह से शाम तक का ब्यौरा अगर ले तो शायद फुर्सत से सांस तक ना लिया हो। सुबह से शाम तक का ब्यौरा अगर ले तो शायद फुर्सत से सांस तक ना लिया हो। नींदें चुरा लेती है कई रातों की माँ। नींदें चुरा लेती है कई रातों की माँ। न जाने कितने कामों के बहाने देखो माँ कितनी आम जानी जाती है। देखो माँ फिर भी कितनी आम जानी जाती है। परिवार की पसंद नापसंद, परिवार की पसंद नापसंद, मान सम्मान और समाज हर चीज़ का ध्यान बखूबी रखती है। परिवार की पसंद नापसंद, मान सम्मान और समाज हर चीज़ का बखूबी ध्यान रखती है। कितना मुश्किल होता होगा ना माँ का फरिश्ता हो जाना। एक ही समय हर तरफ का काम खुद से ही करती है। एक ही समय में हर तरफ का काम खुद से ही करती है। जैसे 10 हाथों देवी की तरह, जैसे 10 हाथों देवी की तरह। हे ईश्वर अगर माँ को दुनिया ने देवी ही जाना है, हे ईश्वर अगर माँ को दुनिया ने देवी ही जाना है, साथ अपनी कुछ शक्तियाँ उन्हें भी देता। तो साथ अपनी कुछ शक्तियाँ उन्हें भी देता कि वे भी जी सके एक सरल जिंदगी। इतना आसान कहाँ है किसी इंसान का यूं देवी हो जाना। थैंक यू सो मच।